आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी अमलेश की है। अमलेश एक सेल्समैन था और कोरियर डिलीवर भी करता था। एक हादसा उसके साथ कुछ इस तरह घटा जिसके बाद से अमलेश को अगर रात को घर से निकलने को कोई कह भी देता है तब भी उसका खून जम जाता है। आज भी जब अमलेश उस खौफनाक घटना को याद करता है तो वो डर से दहल उठता है। तो आइए जानते हैं क्या है अमलेश की कहानी। मेरा नाम अमलेश है। मेरे साथ इस घटना को घटे ज़्यादा समय नहीं हुआ है। ये वाकया मेरे साथ आज से तकरीबन 5 से 6 साल पहले घटा था। शायद 2015 का आखिरी महीना था, यानी कि वो दिसंबर का महीना चल रहा था। मैं उस समय भोपाल के एक जगह पर तलवरी में काम करता था। मुझे आज भी उस घटना की एक सच्चाई अच्छी तरह से याद है जो मैंने अपने घर वालों को भी बताई है। मेरे साथ जो उस रात घटा था वो किसी का भी दिल दहलाकर रख सकता है। दरअसल मैं उस समय भोपाल में कुछ समय के लिए सेल्समैन था। बाद में मैंने कोरियर डिलीवर का भी काम किया। इस काम में ठीक ठाक तनख्वाह मिलती थी और काम अधिकतर मौक़ों पर कम ही मिलता था। मैं जिस इलाके में उस समय था वो बिल्कुल एक गांव जैसा इलाका था। मेरा काम दिन और रात दोनों में से किसी भी समय चलता था। यही कारण था कि मुझे कहीं भी और कभी भी जाना पड़ता था। मेरे काम से मुझे कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि मेरा सब कुछ इसमें ठीक चल रहा था। पर एक रात ने मेरी एक गलतफहमी भी दूर कर दी थी। दोस्तों, एक ही तरह से हर दिन नहीं कटता, क्योंकि जब दिन खराब होते हैं तब सब आपके सोच के विपरीत होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उन दोनों ठंड का समय था। मैं दफ्तर में ही था कि तभी मेरे ऊपर के साहब ने मुझे एक पार्सल को दिया। उस शाम के 7 या 8 बज रहे थे। मुझे इतना याद है कि उस समय सूरज लगभग ढल ही गया था। मैं भी 8:30 बजे के करीब अपने स्कूटर से उस एड्रेस पर जाने के लिए निकल गया। तभी मैंने एक बात को गौर किया कि आखिर भला इतनी देर रात किसी को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, पर अब काम है तो क्या कर सकते हैं। वो पता एक पुरानी हवेली 404 रोड नंबर का था, जो कि मेरे शहर से लगभग 35 किलोमीटर पश्चिम की तरफ था। देर रात का सफ़र था तो मुझे चोर बदमाशों से भी थोड़ा बहुत डर लगता था। इसलिए देर रात के सफ़र में मैं अक्सर अपने साथ मेरे एक दोस्त विजय को रख लेता था। वैसे तो विजय भी मेरे साथ ही काम करता था, पर फिर भी हिम्मत के लिए मैं उसे ले लेता था। पर आज क्या इत्तेफाक हुआ कि आज विजय भी मौजूद नहीं था। वो भी किसी काम की वजह से 2 दिनों के लिए बाहर गया था। खैर, मैं अभी बहाना देकर तो काम नहीं टाल सकता था। मैं निकला और सर्दीली रातों में दूर दूर तक कोई शोर शराबा नहीं था और मैं अकेला ही वो शख्स था जो इस तरह सड़क पर चल रहा था। खैर, मैं करीबन रात के 10:30 के आसपास उस पते पर पहुंचा। वहां पर पहुंचकर मैंने दम लिया, क्योंकि मुझे थोड़ा डर था कि कहीं ज़्यादा देर ना हो जाए। मैंने अपने स्कूटर को एक जगह पार्क किया और उतरकर उसी इलाके के दायरे में उस बंगले को ढूंढने लगा। मैं टहलते टहलते थोड़ा आगे निकला ही था कि तभी मैंने देखा कि सामने एक बड़े से मैदान के बीचों बीच एक बड़ा सा बंगला है, जो बिल्कुल कोई हवेली मालूम पड़ रही थी। मैंने जब उसे देखा तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि मुझे यहीं पर पार्सल डिलीवर करना है। पर मैंने अपने ओवर स्मार्टनेस में एक बार भी लिफाफे का एड्रेस चेक नहीं किया था। खैर, मैं तुरंत ही उस बड़े से मैदान से होता हुआ बंगले में पहुंचा। वो एक बहुत बड़ा बंगला था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, तब किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया, पर तब भी कोई आवाज़ नहीं आई। फिर पता नहीं कैसे, शायद मेरे एक धक्के से वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मतलब कि वो दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। मैंने एक पल के लिए ये भी सोचा कि इतना बड़ा घर है, फिर ये लोग क्या दरवाज़ा खुला रखकर सोते हैं। तभी मैं धीमे कदमों से बंगले के अंदर घुसा, पर अंदर बहुत ही अंधेरा था। दूर दूर तक रोशनी का नामो निशान तक नहीं था। यहाँ तक कि मुझे
मेरा दूसरा हाथ भी बड़ी मुश्किल से दिख पा रहा था। मैंने तभी किसी तरह टेबल को हाथ लगाते हुए एक स्विच दबाया, जिससे कि थोड़ी रोशनी हुई, यानी कि एक जगह का बल्ब जगमगा उठा। कुछ और भी स्विच ऑन कर दिए तो लगभग अब हर जगह पर रोशनी हो गई थी और अब मेरा भी डर कम हो गया था। मैंने उसमें रहने वाले को आवाज़ दी, पर काफ़ी समय तक उन्हें आवाज़ देने के बाद भी उनका मुझे कोई जवाब नहीं मिला। अब मैं वापस लौटने की सोच ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे ऊपर वाली सीढ़ियों से कोई अभी अभी गुजरा है। जब मैंने ऐसे किसी का गुजरना महसूस किया तो तब मेरे मन में किसी के होने की उम्मीद जगी और अब मैंने ऊपर जाने का फैसला कर लिया। वैसे मुझे ऊपर जाना थोड़ा गलत भी लग रहा था, क्योंकि इस तरह किसी के घर में घुसना गलत हो सकता था। पर अब मैं वापस भी तो नहीं जा सकता था, क्योंकि वापस जाना वैसे ही मेरी मेहनत पर पानी फेरने जैसा था। और दूसरी बात कि मुझे कल फिर से वापस आना ही पड़ता। यही सोचकर मैं ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। मुझे कहाँ अंदाज़ा था कि मेरा अंदाज़ा कितना गलत हो सकता है और उसका अंजाम कितना खौफनाक। पर मैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। देखते ही देखते मैं सीढ़ियों के ऊपर आ गया तो मैंने देखा कि आसपास कोई नहीं था और सारे दरवाजे बंद थे। फिर मैं उसी फ्लोर के एक तरफ जा रहा था। मुझे लगा कि इतना बड़ा मकान है तो कोई ना कोई तो पक्का ही होगा। यह सोचकर मैं उसके ऊपर वाले फ्लोर पर चला गया, पर मुझे वहां पर कोई भी नहीं दिखा। मुझे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, क्योंकि एक तो आधी रात का समय था और उसमें भी मैं ऐसे खाली बंगले में अकेला खड़ा था, तो मेरा डरना तो स्वाभाविक था। अब मुझे कुछ अनहोनी होने का एहसास हो चुका था। इसी वजह से मैंने अब यहाँ से वापस मुड़ना ही ठीक समझा। मैं अब उस तीसरे माले से उतरकर अब नीचे की तरफ जाने लगा, पर तभी मेरी नज़र एक कमरे पर गई जो कि खुली हुई थी। उसे खुला देख मेरे मन में शक हुआ कि ज़रूर उस कमरे में कोई होगा। मैंने थोड़ी हिम्मत रख के उस कमरे के दरवाजे पर गया तो मैंने देखा कि एक औरत अपने बाल सुखा रही थी। मैं उसे देखकर थोड़ा हैरान रह गया। भला आधी रात को कौन सी औरत इस तरह बाल सुखाती है? वैसे भी शास्त्रों के मुताबिक रात को औरत को अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित होती हैं। ऐसा मैंने कहीं पर सुना था, पर उस समय जब मुझे ये बात याद आई तब मुझे इस समय और अनुभव पर थोड़ा शक हुआ। खैर मैंने उस औरत को आवाज़ देते हुए कहा, मैडम जी, कोरियर डिलीवर करने आया हूँ, आपका पार्सल है। पर उस औरत ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। मैं थोड़ा अंदर बढ़ा और मैंने टेबल पर पार्सल रखकर वापस मुड़ा और मैं अभी वापस मुड़ने ही वाला था कि तभी मेरी नज़र उस आईने पर गई जिसमें वो औरत देखकर अपने बाल सुखा रही थी। मैंने देखा वो औरत दिखने में औरत लग रही थी, पर आईने में वो एक मर्द थी। मतलब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। पहले तो मुझे लगा कि ये शायद मेरा वहम है, पर मैं गलत था। ये मेरा वहम नहीं बल्कि सच्चाई थी। मैंने थोड़ी देर जब रुककर उस आईने में देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने देखा कि वो औरत दरअसल मर्दानी शक्ल में थी। पीछे से देखने पर वो औरत मालूम पड़ रही थी, पर आईने में उसका चेहरा किसी मर्द से मिल रहा था। इस तरह उसे देखकर अब कहाँ मेरी हिम्मत रहती कि मैं उसे आवाज़ देता, और इसी वजह से मैंने उस पार्सल को वहीं टेबल पर रख दिया और अब मैं वापस निकलने की सोचने लगा था। मैं अभी मुड़ा ही था कि तभी अचानक से दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और उस कमरे से सारे बल्ब अपने आप बड़ी तेज़ी से फूट गए। बल्ब के फूटते ही माहौल एक बार फिर अंधेरे से भर गया। हर तरफ कोहरा अंधेरा छा गया। अब वो औरत भी शायद गायब हो चुकी थी, क्योंकि खिड़की से आती हल्की रोशनी में मैं उसे देख नहीं पा रहा था। मैं अब बुरी तरह से डर चुका था। इसी कारण अब मैं दरवाजे की तरफ मुड़ा। वैसे मुझे कुछ दिख तो नहीं रहा था, पर फिर भी मैं किसी तरह दरवाजे तक पहुंचा तो मैंने पाया कि दरवाज़ा तो बंद है। दरवाजे को मैं पीछे की तरफ खींच रहा था, पर मैं ये जानकर दंग रह गया कि
दरअसल दरवाज़ा तो बाहर से बंद है, पर मुझे जिस चीज़ का डर था अब शायद वही होने वाला था। अब मैं इस सोच में पड़ गया कि जब इस पूरे बंगले में कोई है ही नहीं, तब मुझे बाहर से कोई बंद कैसे कर सकता था। यहाँ तक कि सिर्फ एक ही औरत थी और अब वो औरत भी वहाँ से गायब हो गई थी। उस समय मुझ पर क्या बीत रही थी ये मैं बता भी नहीं सकता। खैर मैं अब काफ़ी परेशान हो गया था। मैं पीछे से लगातार दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था, पर दरवाज़ा तो जैसे खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक तो ये इलाका भी मेरे लिए अपरिचित था और ये घर भी। मुझे अब बहुत ही डर लग रहा था और मैं भी अब अपनी किस्मत पर अफसोस मना रहा था कि आखिर मैं कैसी मुसीबत में फंस गया। अब मैं बहुत परेशान था। मैं वहीं पड़ी चीज़ों से दरवाजे को ठोकने लगा कि कहीं किसी तरह दरवाज़ा खुल जाए, पर मैं असफल रहा। अब मुझे उस कमरे में बड़ा अजीब सा लगने लगा। तभी अचानक से पता नहीं कैसे पर पूरे कमरे में धुआं धुआं होने लगा। हर जगह पर धुआं फैल गया था। अब मुझे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी और मुझे अब घुटन होने लगी। मैं दरवाजे को पूरी ताकत से खोलने लगा कि तभी अचानक से खुशकिस्मती से वो दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलने के तुरंत बाद मैं तुरंत ही भागा और मैं भागता हुआ सीधे नीचे उतरा और भागने लगा। मैं भागता हुआ उस हवेली के मेन दरवाजे तक पहुंचा ही था कि तभी मैंने देखा कि मुझे रोकने के लिए पहले से वहां पर वही औरत मर्दानी शक्ल में खड़ी है जो मुझे ऊपर दिखी थी। उसे देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। पूरे घर का सामान इधर उधर अपने आप ही फेंके जाने लगा। खिड़कियां अपने आप खुल बंद हो रही थी। वो जो शख्स मेरे सामने खड़ा था वो कोई किन्नर था, क्योंकि उसकी आवाज़ भी मर्दानी थी। अब मेरा खून उसे देखते ही जम गया था। मैं अब कहीं छुपने की कोशिश कर रहा था। मैं वापस ऊपर ही भागा और भागता हुआ मुझे एक ड्रम दिखा। वो ड्रम काले रंग का था और खाली भी था। तो मुझे उस समय जो सूझा वो मैंने किया। मैंने सोचा कि एक तो वैसे ही काली अंधेरी रात है और वातावरण भी इतना अंधेरे में डूबा है। अगर ऐसे में वो उस काले ड्रम में छुप जाए तो शायद सुबह तक उस किन्नर से बचा जा सकता है। पर मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, तो मैं सीधा उस ड्रम के अंदर बैठ गया। तभी मैंने किसी को ऊपर पायल की आवाज़ में आते हुए सुना। मुझे यकीन था कि हो ना हो ये ज़रूर वही किन्नर है जिसने मुझे धोखे से यहाँ पर बुलाया और अब ये मेरा शिकार करेगा। मैं उसी ड्रम में दुबक कर बैठा रहा। फिर थोड़ी ही देर बाद मैंने ड्रम से हल्की सी गर्दन बाहर निकाली और मैं देखने लगा कि आखिर चल क्या रहा है और वो किन्नर है कहाँ पर। मैंने अपनी मुंडी निकाली ही थी कि मैं ये देखकर और भी डर गया कि वो किन्नर तो ड्रम से एकदम सटा खड़ा था। वो अब शायद मेरी ही तलाश में था। तभी अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन की घंटी उस समय बजना मेरे लिए बहुत खतरनाक थी और फ़ोन की घंटी बजने मात्र से ही उस किन्नर को पता चल गया कि शायद मैं ड्रम में छुपा हूँ। फिर भी मैंने फ़ोन उठाया। वो बड़े गुस्से में लग रहा था। कोई मुझे फ़ोन पर कह रहा था, यार कितनी बेकार सर्विस है तुम्हारी, तुम्हारे इंतज़ार में हम अभी तक जागे हुए हैं, अब तक हमें कोई पार्सल नहीं मिला। इस पर चौंकते हुए मैंने उससे कहा, आप कौन बोल रहे हैं? तो उसने कहा, अरे यार मेरा ही तो पार्सल लाना था तुम्हें। अब तो मेरे भी होश उड़ गए थे, तो मैंने उन्हें अब तक घटी शुरू से लेकर अंत तक सारी बातें बता दी। ये बातें सुनकर उनके भी होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि तुमने उस इलाके में और साथ ही उस घर में जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है यार। एक बार तुम्हें एड्रेस तो चेक कर लेना चाहिए था। तुम्हारी इसी गलती की वजह से अब तुम्हारी जान खतरे में है। उन्होंने बताया कि तुम गलत घर में चले गए हो। जिस घर में तुम अभी इस समय हो उसमें किन्नर की आत्मा भटकती है और उसके आसपास तो कोई जानवर भी नहीं जाता। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खौफ है। मेरी अभी उनसे बात ही हुई थी कि तभी मैंने महसूस किया कि ड्रम अपने आप सरक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ड्रम को एक जगह से दूसरी जगह सरका रहा हो। मुझे उससे डर और भी ज़्यादा लग रहा था, पर अब मेरी हिम्मत कहाँ थी कि मैं ऊपर की तरफ एक बार फिर से देख लूँ। फिर अचानक से ड्रम वहीं पर रुक गया। कुछ देर बाद जैसे किसी ने ज़ोर से
उस ड्रम पर लात मारी हो। ड्रम फिसलता हुआ सीधा सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। अब मुझे भी इसमें काफ़ी चोटें आईं। ड्रम के नीचे गिरने की वजह से अब मैं भी उस ड्रम के बाहर आ चुका था। अब मैं और वो किन्नर आमने सामने खड़े थे। वो अब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथों में एक चाकू भी था और उसकी आंखें मुझे लगातार घूरे जा रही थी। इतने अंधेरे में भी उसका सिर साफ साफ चमक रहा था। अब मेरी बिल्कुल ये हिम्मत नहीं बनी कि मैं अब कुछ भी कर सकूं। अब मैंने जीने की आस ही छोड़ दी थी। फिर इसके तुरंत बाद वो एकदम से मेरे सामने आ गया। वो अब उस चाकू से मेरे तो टुकड़े करने ही वाला था कि तभी हवेली का दरवाज़ा एकदम से टूट गया और दरवाजे के टूटने मात्र से ही वो किन्नर जैसे एकदम से गायब हो गया। मैं भागता हुआ सीधा उस हवेली के बाहर आ गया। बाहर आकर मैंने देखा कि कुछ लोग बाहर खड़े हैं। उन्होंने मुझे संभालते हुए कहा कि हम वही लोग हैं जिनके घर पर आपको पार्सल करना था। दरअसल जब आपने बताया कि आप इस हवेली में हैं, तब हमें लगा कि आपकी जान बचानी बहुत ज़रूरी है। तभी मैं और कुछ लोग और अपने परिवार समेत यहाँ पर आ गए और समय रहते दरवाज़ा तोड़ने में सफल रहे, वरना आज तो आप उस किन्नर के शिकार हो जाते। इसके बाद मैं उनके साथ उनके घर गया और वो रात मेरे बड़ी खौफनाक से घटी। वो तो शुक्र था भगवान का कि वो लोग समय रहते फरिश्ते की तरह वहाँ पर पहुँच गए, वरना वो किन्नर मुझे बड़ी दर्दनाक मौत देता। दोस्तों, इसलिए कभी कभी कुछ गलतियाँ ज़िंदगी ख़त्म कर देती हैं। इसलिए मैं अब से इस तरह की गलतियाँ करने से पहले 100 बार सोचता हूँ, वरना एक बार तो खुशकिस्मती से मैं बच गया, पर हर बार किस्मत इतनी मेहरबान नहीं होती। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।